हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले रिलेशन फंक्शन, जैसा कि मैंने आपको टारगेट बोला था कि हमें ये चैप्टर्स करने, तो सीरीज में मैं आज करवाने वाला हूँ एनडीए का रिलेशन फंक्शन वन शॉट। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, सही बच्चे रजिस्टर निकाल लें। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, सिर्फ वीडियो नहीं देखना। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं ना, बस वीडियो देख लेते, सोचते हैं हो गया चैप्टर। नहीं, आप अपना रजिस्टर निकालें, मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और मैं जो जो थ्योरी बताएं इसको लिखो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लोगे तो रिवीजन टाइम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप ये काम जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन और देखते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब जैसे हम नंबर का प्रोडक्ट करते हैं 2 × 3, सबको पता है 6 होता है ये। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। अब मैंने दो सेट ले लिए ए और बी। एक सेट मान लो ए ले लिया 1 2 और एक सेट ले लिया बी 3, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ए क्रॉस बी बताओ, तो ए क्रॉस बी ऐसे आता है। हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, 1 का 3 से हो सकता है, नहीं 1,3, 1 का 4 के साथ हो सकता है 1,4, 2 का 3 के साथ हो सकता है 2,3, फिर 2 का 4 के साथ हो सकता है 2,4। इतनी पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, इन नंबर्स को कंबाइंड करने की। तो ये बन जाता है ए क्रॉस बी, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो कभी ऑर्डर पेयर अगर आपको कहीं पूछ ले तो भाई पता होना चाहिए ऑर्डर पेयर क्या होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे। जैसे हमने देखो एक चीज नोटिस करना तुम लोग, कि अगर सेट ए में मैं दो देखूं तो कितने एलिमेंट है? 2। सेट बी में कितने एलिमेंट है? 2। लेकिन जब ए क्रॉस बी निकाला तो 1 2 3 4। तो यहां से एक फॉर्मूला भी आप लिख लो नोट करके। ठीक है, नोट करके आप लिख लो एक फॉर्मूला, कि अगर आपसे कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ ले, नहीं एन ए क्रॉस बी पूछ ले, तो वो होता है एन ए इंटू एन बी। यानी कि यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे 2 थे, 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो इसमें कितने हैं? 4। तो एन ए क्रॉस बी क्या हो गया? एन ए इंटू एन बी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। अब जैसे इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, क्या लिखा है, सेट ए एंड सेट बी 2 सेट्स हैं, 3 एलिमेंट्स कॉमन है, और हमें बताना है एन ए इंटू एन बी, मतलब एन ए एन बी दे रखा है, और बोला है एन ए क्रॉस बी बताओ कितना होगा। ठीक है, अब जब आपको एन ए और एन बी ऑलरेडी दे रखा है, तो एक बताओ सीधा सा है, एन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एन ए क्रॉस बी का आपको फॉर्मूला बताया एन ए इंटू एन बी। तो एन ए में अगर 5 एलिमेंट हैं और एन बी में अगर 4 एलिमेंट हैं, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? सीधा मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, मतलब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, किसी को ये लग रहा हो कि कॉमन एलिमेंट से क्या होगा, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट का अलग लॉजिक होता है। तो यहाँ पे आप ये कर लो कि मैं यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हटा देता हूँ। ठीक है, ए एंड बी 2 सेट्स, ये 3 एलिमेंट्स कॉमन वाली लाइन है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। आपको सिंपली बोल रहा हूँ कि अगर कहीं एन ए और एन बी अगर दे रखा है, तो आप एन ए इंटू एन बी क्या कर सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई कर देना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने ये डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ऐसा होता, ए सेट होता 1,2 और बी होता 2,3, तो अगर मैं अब ए क्रॉस बी निकालता तो कितना आता? देखो 1 2 1 3 2 2 और 2 3, समझ रहे हो? तब भी कितने एलिमेंट आए? 4 आए। तो अगर कॉमन लाइन को मैं हटा भी दूं तो हमारा आंसर जो है वो हमें सिंपल एन ए इंटू एन बी लगाना है। कितना आ जाएगा? 5 × 4 कितना आ जाएगा? 20। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको एन ए क्रॉस बी आए तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है ऑर्डर पेयर। भाई ऑर्डर पेयर मैंने पहले बता दिया क्या होता है। जैसे अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो जो ब्रैकेट में आता है, ठीक है, ब्रैकेट में ए और बी लिखते हो, उसी को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। फिर आता है एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे लिखा है 2a + b = 5, 2a + b = 5, a, b बिलोंग्स टू होल नंबर। a, b क्या है? होल नंबर में बिलोंग करता है। तो बोला है एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, इसके ऑर्डर पेयर लिखिए। तो अगर आपको 2a + b अगर 5 के इक्वल दे रखा है और a भी होल नंबर है, तो होल नंबर पुट करना शुरू कर दो। तो जैसे मैंने a को 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, 0 + b = 5, तो b कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 कैसा नंबर है? होल नंबर है। अगर मैंने a को 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 1
प्लस का b इक्वल टू 5, तो 2 प्लस b इक्वल टू 5, b कितना आ गया 3 आ गया। अगर मैंने a को 2 पुट कर दिया तो 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, 4 प्लस बी इक्वल टू 5, बी कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। अब मैंने a को अगर 3 पुट कर दिया तो 2 इंटू 3 प्लस बी इक्वल टू 5, तो 6 प्लस बी इक्वल टू 5, बी आ जाएगा माइनस का 1। तो लेकिन ये -1 तो होल नंबर नहीं है, तो यहाँ से अब रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद b नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, और जबकि b और a के बारे में क्या बोला गया, होल नंबर है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पेयर जो है वो क्या मिलेंगे, ऑर्डर पेयर क्या है, a कॉमा b है। तो अगर मुझे सारे ऑर्डर पेयर लिखने हैं तो 0,5 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा, और यहाँ से बस ये 3 ही रहेंगे, ये 3 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे 0,5 हो गया, 1,3 हो गया, 2,1 हो गया, और ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा था। ठीक है, और देखते हैं, बोला है ऑर्डर पेयर। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर है x, -1, 5, y बिलोंग करता है इस सेट में। ये जो कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, b इक्वल टू 2a माइनस 3, हमें एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी है, b इक्वल टू हमें एक कंडीशन दे रखी है 2a माइनस का 3। ठीक है, तो अब यहां पे बोला गया है कि ये ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है ऑर्डर पेयर का फॉर्मेट क्या है, a, b। इसका मतलब ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो चलो पहले इस ऑर्डर पेयर को इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर को इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो देखो कितना आएगा सेटिस्फाई करवाने पे, तो मैंने b की वैल्यू कितनी है -1, 2, a की वैल्यू कितनी है x माइनस का 3, यहाँ से x मिल जाएगा आपको, तो -1 ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू 2x, तो 2 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, x आ गया हमारा 1 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे यही जो कंडीशन है हमारे पास b इक्वल टू 2a माइनस 3, तो यहाँ पे हम b को क्या पुट कर दें, y, 2 इंटू एक्स को कितना पुट कर दें, मतलब a को कितना पुट कर दें 5 माइनस का 3, तो 10 माइनस का 3, तो y यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हम ऑर्डर पेयर में कोई छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाता है तो वो हम इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशंस क्या होता है। तो याद रखना, जब हम a क्रॉस b निकालते हैं, जैसे आपने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी में अगर मैं कोई कंडीशन लगा दूं तो जो हमें ऑर्डर पेयर मिलते हैं वो हमारा रिलेशन बन जाता है। ठीक है, और रिलेशन जो है, जैसे मैं आपको ले चलता हूं a क्रॉस b पे, जैसे मैंने आपको a क्रॉस b यहां सिखाया था, तो अगर मैं इसी कंडीशन में एक स्पेशल कंडीशन लगा दूं, क्या कि हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, सपोज करो कि जो y है ना वो x प्लस 2 है, y और x क्या है यहाँ पे, ये जो ऑर्डर पेयर होता है तो जो पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा एलिमेंट y होता है। तो अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं, ये कंडीशन लगा दूं, तो क्या है, अगर मैंने x को 1 रखा तो मेरा y कितना आएगा 3, और x को 2 रखा तो y कितना आएगा 4, और 3 मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास ऑर्डर पेयर 1,3 और 2,4 ही आएगा बस। तो ये बन गया रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि a क्रॉस b में ऐसे ऑर्डर पेयर जो किसी कंडीशन के साथ लिंक होते हैं, तो वो जो ऑर्डर पेयर हमें मिलते हैं वो रिलेशन कहलाता है, सिंपल। ठीक है, तो रिलेशन हमेशा सबसेट होगा a क्रॉस b का। रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि a क्रॉस b के बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, तो यानी रिलेशन जो है वो हमेशा एक पार्ट होगा a क्रॉस b का, क्योंकि वहीं से आएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो ये है रिलेशन में। ठीक है, समझ में आ गया रिलेशन क्या है, कैसे डिफाइन करोगे। तो वही सब लिखा है कि जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और सबसेट होगा a क्रॉस b का। अब आता है रिलेशन में डोमेन और रेंज क्या होता है भाई। अब जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन लिया जिसमें बताया कि रिलेशन मान लो एक है 1,3 और 2,4, तो ये आया मान लो रिलेशन में। तो अगर आपसे कोई इसका डोमेन पूछ ले तो डोमेन सिंपली होता है जो पहला एलिमेंट होता है, तो 1,2 इसका डोमेन हो गया। अगर कोई रेंज पूछ ले तो रेंज होता है इसका दूसरा एलिमेंट, तो यानी कि 3,4 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डोमेन तुम्हारा हो गया पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का और रेंज हो गया दूसरा एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर पेयर का, ये ये डोमेन है तो ये 1, 2 हो गया और ये रेंज 3, 4 हो गया। ठीक है, समझ में आया इस तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ पे डोमेन आ गया 1,2 और रेंज आ गया 3,4। ठीक है, अब आते हैं कोडोमेन पे। तो कोडोमेन की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे करना है। कोडोमेन क्या होता है कि रिलेशन, देखो अभी हमने देखा कि रिलेशन दो सेट से मिलके आता है, रिलेशन जो है ए और बी से मिलके आता है। ठीक है, तो
जो बी सेट होता है, जैसे बोलते हैं ना, अभी हमने देखा था ए क्रॉस बी से रिलेशन हमें मिल रहा था, उसमें कंडीशन लगाई थी। तो जो दूसरा रिलेशन होगा बी, बी को ही हम कोडोमेन बोलते हैं। यानी कोडोमेन कौन सा सेट होता है? कोडोमेन सेट होता है हमारा बी। ठीक है, यानी देखो समझो क्या बात है कि अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे डोमेन पूछेगा तो जो हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, दूसरा एलिमेंट रेंज होता है। कोडोमेन क्या होता है? जो हमारे पास दो सेट होते हैं जिससे रिलेशन आता है, तो जो दूसरा सेट है वो हमारा कोडोमेन होता है। वो बात अलग है, किसी क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है कि रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए, तो ए का मतलब है कि रिलेशन हमारा ए क्रॉस ए से आ रहा है, यानी कि बी सेट जो है वो ए के इक्वल है। उस केस में कोडोमेन किसके इक्वल हो जाएगा? ए के। अल्टीमेट तो बी है, लेकिन बी अगर ए के इक्वल है तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखा एक रिलेशन आर है जो डिफाइंड है सेट जेड, जेड मतलब इंटीजर नंबर में, ठीक है, और कंडीशन ये दे रखी है एक्स स्क्वायर। कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहां से हमें ऑर्डर पेयर निकालने हैं और उनको रिलेशन में लिख देना है। तो बोला है एक्सप्रेस आर, एक्सप्रेस आर। चलो करते हैं, देखो कैसे आएगा। तो मैंने सबसे पहले इंटीजर वैल्यू एक्स की 0 ले ली। अब एक्स 0 लिया तो वाई स्क्वायर करा 25, तो स्क्वायर रूट करने पे प्लस माइनस 5 आ गया। फिर मैंने एक्स को 1 लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब मुझे पता है जब 1 माइनस होगा तो 24 आएगा, स्क्वायर रूट करोगे तो वो इंटीजर नंबर नहीं आएगा, तो ये केस ही रिजेक्ट हो जाएगा। फिर मैंने एक्स को 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ पे भी तुम रखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने एक्स को 3 रखा तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 9, तो वाई स्क्वायर आ गया 16, तो वाई के लिए क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 4। एक्स को मैंने 4 रख दिया तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 9 आया, तो वाई के लिए क्या आ गई? प्लस माइनस 3 आ गई। फिर मैंने एक्स को 5 रखा तो 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ये कट गया 25 से 25, वाई 0 आ गया। अब इसके बाद अगर 6 पुट करूंगा तो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, तो उसके आगे तो रखना ही नहीं है। अच्छा, एक्स को 0 रखा, ठीक है। जैसे मैंने 1 रखा तो मैं -1 भी तो रख सकता हूँ, यानी प्लस माइनस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर ही +1 होता है, लेकिन सेम आएगा हमारा। ऐसे ही मैं इधर +-2 रख सकता हूँ, यहाँ पे +-3, क्यों? 3 का स्क्वायर भी 9 होगा और -3 का स्क्वायर 9 आएगा, सेम रिजल्ट वाई का मिलेगा। ऐसे यहाँ पे +-4 रख सकता हूँ, यहाँ पे +-5 रख सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मुझे कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे अगर रिलेशन में लिखना चाहूँ? देखो 0 पे 5 मिल सकता है और 0 पे -5 मिल सकता है। ये दो ऑर्डर पेयर इस वाले केस से आए, ये दो केस रिजेक्ट हो रहे हैं। इस पे आते हैं, अगर मैंने 3 लिया तो 3 पे 4 और -4 मिल सकता है, और अगर मैंने -3 भी लिया तो -3 पे भी 4 और -4 मिल सकता है। क्लियर है सबको? जैसे प्लस रखा तो माइनस भी रखोगे सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे। अब मैंने 4 रखा तो 4 पे भी 3 मिल सकता है और -3 मिल सकता है, और -4 पे भी 3 और -3 मिल सकता है। फिर ऐसे 5 पे 0 मिलेगा और -5 पे भी 0 मिलेगा। तो ये फाइनली हमारा रिलेशन आ गया, ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का रिलेशन आ गया। फिर क्या लिखा है? एंड आर इनवर्स, ये होता है इनवर्स रिलेशन। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। कुछ दिक्कत नहीं है, तुम आर लिख लिया करो। अब तुमसे कोई अगर आर इनवर्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तुमसे? अगर कोई आर इनवर्स पूछ रहा है, आर इनवर्स, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज करके लिख दो। मतलब ये हो जाएगा 5 पहले 0 बाद में, यानी 5,0, ये -5,0, ठीक है। ये 4,3 उल्टा करके लिखना है, -4,3, ये 4, -3, ये -4, -3, ये 3,4, ये -3,4, ये 3, -4, ये -3, और ये 0,5 और 0, -5। यानी इनवर्स क्या हो गया? रिवर्स करके ऑर्डर लिख दो, काम खत्म। एक्स को वाई बना दो, वाई को एक्स बना दो। फिर लिखा है हैंस फाइंड देयर रिस्पेक्टेड डोमेन।
हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। तो डोमेन मैंने क्या बताया था, अगर मैं डोमेन इस आर की बात करूं तो डोमेन अगर मैं आर का निकालूं तो कितना आएगा, देखो पहला एलिमेंट लिखना होता है 0, फिर 0 है रिपीट करना नहीं है, फिर है 3 रिपीट करना नहीं है 3 है, फिर -3, फिर 4 है, -4 है, और फिर 5 और -5 है, बस हो गया डोमेन। और अगर मुझे डोमेन निकालना है आर इनवर्स का, जो दूसरा रिलेशन आर इनवर्स लिखा है इनवर्स रिलेशन, तो इसमें भी पहला एलिमेंट लिख दो। तो 5, फिर है -5, फिर है -4, फिर है 4, फिर है 3 -3 0। तो इस तरीके से इसके डोमेन आ गए। समझ में आ गया कैसे लिखते हैं डोमेन, यानी कि रिलेशन कैसे आता है, एक कंडीशन से आता है और डोमेन हमारा पहला एलिमेंट हो जाता है। नंबर ऑफ रिलेशंस, कभी कोई आ जाए कि सेट ए में अगर मेरे पास मान लो m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट बी में हमारे पास मान लो n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में अगर n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला आप लिख लीजिए। मैंने कहा नोट्स बना लो, नोट्स बना लीजिए सब लोग। नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। क्या होता है, 2 की पावर mn। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें। अगर सेट ए में अगर m एलिमेंट है और सेट बी में अगर n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn। जैसे ये है, सेट ए में कितने एलिमेंट है 3, सेट बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम बी टू ए या ए टू बी, ठीक है, या बी टू ए लिख लो, तो बात एक ही है। बी में कितने एलिमेंट है 4 और इसमें कितने हैं 3, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 12। तो 2 की पावर 12 कितना होता है, 2 की पावर 10 तो होता है 1024। इसका कर दो 4 में और मल्टीप्लाई, तो 4096 मल्टीप्लाई कर लेना, 4096 आ जाएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन। तो मैंने फॉर्मूला जो होता है ना 2 की पावर mn, उसको आप लगा दो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे बोला टाइप्स ऑफ रिलेशन, कितने टाइप के हमारे रिलेशन होते हैं। तो भाई सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब अब हमने सीखा रिलेशन क्या होता है, अब सीखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जब रिलेशन में हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं, मतलब हमने रिलेशन लिख लिया और उसके हम ऑर्डर पेयर लिखने जा रहे हैं, तो जो ऑर्डर पेयर होंगे, अगर उस रिलेशन में अगर a, ऑर्डर पेयर अगर आता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूं कि मान लो अगर एक सेट ए है 1 2 3, और मान लो किसी कंडीशन से मैं रिलेशन लिख रहा हूं, और उस रिलेशन में अगर 1,1 है और 1,2 है, और मैं तुमसे पूछूं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आपको हो सकता है ये लग रहा होगा सर देखो 1,1 है इसलिए है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन है कि a, आपका बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब 1 1 है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। यानी किसी सेट में अगर 1 2 3 है तो फिर वो चाहेगा कि 1 1 भी हो, 2 2 भी हो और 3 3 भी हो। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 1 1 है 2 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो मैंने एक रिलेशन लिखा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो पूछा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो हाँ तीनों ऑर्डर पेयर आ गए, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं आप लिखूं यहाँ पे r इक्वल टू 1,1 2,2 3,3 1,2, तो अब मैं पूछूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो कंफ्यूज मत हो जाना सर ये तो है, इसमें एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा आ सकता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, याद रखो ये मिनिमम कंडीशन है a, की मिनिमम कंडीशन, यानी कि 1 1 2 2 3 3 तो होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर किसी रिलेशन में a, b बिलोंग्स टू r हो जाए, तो भैया सिमेट्रिक कहता है कि फिर b, a का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर मान लो कोई सेट a था 1 2 3, कोई सेट था 1 2 3, अब अगर आपसे कोई बोले कि चलो किसी कंडीशन के थ्रू कोई रिलेशन आया 1,2 और 1,1, अब पूछे तुमसे कोई कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, तो देखो 1,1 तो छोड़ दो, 1,2 यानी ए भी आ गया, तो 2,1 का होना जरूरी है, उल्टा इसका उल्टा होना इसको जरूरी है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और एग्जाम्पल समझाता हूं जिससे अब और क्लियरिटी आए।
ठीक है। तो जैसे मैंने आर लिखा एक 1,1, क्या ये सिमेट्रिक है? तो आपको डाउट आएगा सर इसमें ए बी तो है ही नहीं। देखो अगर ए बी ही नहीं है तो ये सिमेट्रिक है, क्योंकि सिमेट्रिक ये कहता है इफ है। देखो रिफ्लेक्सिव अलग चीज है, रिफ्लेक्सिव कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे ए चाहिए चाहिए। सिमेट्रिक ऐसा नहीं है, सिमेट्रिक कहता है कि अगर कहीं ए बी है, जैसे इसमें ए बी था, तो उसका उल्टा होना जरूरी है, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ए बी नहीं दिख रहा है तो भी वो सिमेट्रिक होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं अगर आपसे बोलूं एक रिलेशन और लिख देता हूं, 1,1 है, 1,2 है, 2,1 है, और मैं पूछूं सिमेट्रिक है क्या, तो देखो 1,1 से तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,2 यानी ए बी आ गया तो इसका उल्टा आ गया 2,1, इसलिए ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अगर मैं कोई रिलेशन लिखूं सिर्फ 1,1 और 2,2, तुमसे पूछूं क्या ये सिमेट्रिक है, तो तुम कहोगे यार 1,1 है 2,2 है, और इसमें तो ए बी कहीं है ही नहीं, तो भी ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब नहीं है? जब ए बी होगा और बी ए नहीं होगा। क्या आपको चीज क्लियर हो गई? उम्मीद है आपको इतने सारे एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हो गई। अब जैसा सिमेट्रिक था ना वैसे ही ट्रांजिटिव है, इफ की कंडीशन वाला। क्या है इफ की कंडीशन? इसमें होता है कि अगर ए बी है, ए बी अगर किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ऑर्डर पेयर, एंड बी कॉमा सी ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, तो भाई इसको ए कॉमा सी चाहिए, इसको ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना ही चाहिए, नहीं तो ये मानेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे इसका भी एग्जाम्पल कुछ ले लेता हूं। अब मैंने इसके एग्जाम्पल के लिए एक रिलेशन लिखा आर 1,1, और मैंने कहा क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हो सकता है कुछ लोग बुद्धि लगाने लगे, सर इसमें तो ए बी है ही नहीं, बी सी भी नहीं है, सर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। गलत। जैसे सिमेट्रिक था ना कि वो कह रहा था सब सिमेट्रिक है, बस सिमेट्रिक कब नहीं था? जब ए बी था और बी ए नहीं था। ऐसे ही ये है, अगर ए बी ही नहीं है, अगर ए बी ही नहीं है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये आ जाए, ए बी आ गई, मान लो 1,2 आ गया, और कोई तुमसे पूछे ये ट्रांजिटिव है क्या, तो ए बी तो आ गया, लेकिन इसको तो बी सी भी चाहिए। अगर ए बी और बी सी दोनों होंगे तो ये चेक करेगा ए सी के बारे में। अब यहां पे तो ए बी है, बी सी तो है ही नहीं, तो ये तुम्हारा सॉरी क्रॉस लग जा रहा है बार बार, ये ट्रांजिटिव, अरे ये ट्रांजिटिव हमारा हो जाएगा। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब ए बी भी हो, बी सी भी हो और ए सी ना हो, तब नहीं होगा, अदरवाइज सब केस में ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर मैं अब लिखूं एक रिलेशन जैसे 1,3, 3,1 मान लो, तो अगर ये ए बी है और ये बी देखो सेम है, तो बी सी मान लेते हैं इसको, तो अब ए कॉमा सी का होना जरूरी था, यानी 1,1 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 1,1 नहीं है, तो इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। या मैं बोलूं आर में दे दिया 1,2 और यहां दे दिया 2,3, तो ये और ये सेम हो गया, ए बी और ये बी सी, तो क्या होना चाहिए 1,3, लेकिन नहीं है इसमें 1,3, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो सिर्फ ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? जब किसी रिलेशन में ए बी भी हो, बी सी भी हो और ए सी ना हो। अदरवाइज सिर्फ ए बी है तो भी ट्रांजिटिव, ए बी भी नहीं है तो भी वो ट्रांजिटिव है। उम्मीद है आपको ये सब एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हुई हों। अब जैसे एक देखो एग्जाम्पल देखो क्या है, एक सेट है 1 2 3 4 और कुछ ऑर्डर पेयर लिखे हैं, बोले लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये तुम्हें बताना है, कौन सा करेक्ट है। तो रिलेशन ये दे रखा है, देखो इसमें 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। अच्छा यहां पे अगर 4 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो 4 भी होना चाहिए, और कहीं तो 4 का 4 है नहीं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखो 1,2 है, 2,1 है, ठीक है, इसका रिवर्स है, 2,3 है और 3,2 इसका भी रिवर्स है, यानी सिमेट्रिक तो ये है, सिमेट्रिक तो है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव देख लो जरा। अगर मैं यहां पे 1 2 और 2 3 को देखूं, यानी 1 2 और 2 3, तो देखो ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए सी होना चाहिए, नहीं 1,3 होना चाहिए, कहीं 1,3 दिख रहा है बताओ? ये ए बी और ये बी सी, तो 1,3 होना चाहिए, कहीं 1,3 है इसमें? नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव में क्या था कि अगर ए बी है और बी सी है तो क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए, लेकिन इसमें ए सी है ही नहीं, यानी 1,3 है ही नहीं,
तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ट्रांजिटिव है वो तुम्हारा नहीं होगा, तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। तो कौन सा ऑप्शन है, और सॉरी सिर्फ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक यानी ये तो हट गया, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव वैसे नहीं था, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, यही डी पार्ट हो जाएगा, सिमेट्रिक है बस। ठीक है, आए समझ में, कैसे देखते हैं, तो आर इज सिमेट्रिक। चलो आगे देखो, अब यहां पे मैं आपको एक कंडीशन याद करवाना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं डायरेक्ट, मतलब वैसे आपको बहुत टफ लगेगा सर ये कैसे करें। लिखा है अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये कंडीशन है। इस कंडीशन से ऑर्डर क्या लाने, क्या है कंडीशन मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस का 3y² इक्वल टू 0, और बोला कौन सा इसमें करेक्ट है। अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन जो है अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है तो देख लेना कि कहीं मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि खुद से सोचो, अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ कि आप वैल्यू पुट कर करके देखो 1,1 रखो, 2,2 रखो, 3,3 रखो, तो बहुत मुश्किल होगा और उसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, तो मतलब तुम सोच नहीं पाओगे कि सही है कि गलत है। क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना पड़ता है कि वो चीज़ सही भी है या नहीं है, समझ रहे हो, चीज़ सही है या नहीं है। तो इस चक्कर में क्या है, और एक चीज़ और आपने नोटिस करी हो कि आपको सारे ऑर्डर पेयर देखने पड़ते हैं, पता नहीं कौन सा ऑर्डर पेयर पे रिजेक्ट हो जाए कोई चीज़, समझ रहे हो, पता नहीं कौन से ऑर्डर पेयर पे रिजेक्ट हो जाए। तो इस वजह से हमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर ढूंढने पड़ेंगे, 1 1 2 2, तो हो सकता है बहुत सारा टाइम निकल जाए और आप ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाओ, ठीक है, तब भी गलत आंसर निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, अगर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकते हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेना। चलो करते हैं। तो यहाँ 3 यहाँ 4 है, तो 3 और 3 इंटू 1 3 होता है और 3 + 1 4 होता है, तो ये 4 है। तो क्या मैं इसको माइनस का 3xy माइनस का xy लिख सकता हूँ, आप कहोगे यहाँ लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x माइनस 3y। इन दोनों में कॉमन क्या है, -y, तो x माइनस 3y। तो यहाँ पे x माइनस y एक ब्रैकेट में आ गया और x माइनस 3y एक ब्रैकेट में आ गया। तो इससे क्या पता लगा, इसको जब 0 करा तो x इक्वल टू y आ गया, इसको 0 करा तो x इक्वल टू 3y आ गया, समझ रहे हो। अब इन कंडीशन से ये देखना बहुत आसान है कि ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो x इक्वल टू y है, इसका मतलब क्या है कि अगर x को मैंने 1 रखा तो y कितना आएगा, 1, यानी सेम टाइप का आ जाएगा। 2 रखा तो 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब आपको सर ये भी तो है, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, उसकी मिनिमम कंडीशन पूरी होनी चाहिए, 1 1 2 2। एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर आ जाए क्या दिक्कत है, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी है तो भैया बी ए होना चाहिए। तो देखो इस कंडीशन से देखते हैं, जो हमें x इक्वल टू 3y दे रखी है कंडीशन, अगर इस कंडीशन में मैं अगर x को 1 रखूं, ठीक है, तो 1 इक्वल टू 3y, तो y कितना आ गया 1/3, यानी कि x 1 है और y 1/3 है, ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब उल्टा कर दो कि x को रख दो 1/3 और y को रख दो 1 और सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो x 1/3, 3 इंटू 1, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब 1/3, 1 बिलोंग नहीं कर रहा होगा भाई, तो समझ रहे हो। अब आपने x को 1 रखा तो y आया 1/3। अच्छा वैसे तो नेचुरल नंबर पुट करना है, तो ये ऑर्डर पेयर मत लो, क्योंकि यहाँ पे लिखा था r जो डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर में है, तो चलो कोई नेचुरल वैल्यू रख लेते हैं। चलो 6 रख लिया मैंने, x को 6 रखा, तो 6/3 यानी 2 आया, तो यानी ये आ गया 6,2। तो हम उल्टा रख के देखते हैं, यानी इसमें x 6 लिया है, 2 लिया है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है ऑर्डर पेयर। अब मैं 2,6 देखता हूं, तो x को 2 रखा, 3 और y को रखा 6, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, तो भाई x इक्वल टू है 3y, x इक्वल टू है 3y, तो मान लो ये वाला ऑर्डर पेयर हमने मान लिया 6,2 है, मतलब x को 6 रखा, y को रख दिया 2, सेटिस्फाई कर रहे नहीं, एक ऑर्डर पेयर तो 6,2 ले लिया। अब हमें क्या लेना पड़ता है, अगर आपको याद हो,
अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो हमें एक और लेना पड़ेगा y, z बिलोंग्स टू r ट्रांसटिप के लिए। ट्रांसटिप क्या कहता है कि एक्स वाई है और वाई जेड है, तो फिर एक्स जेड देखना पड़ेगा। तो अगर एक्स 3y के इक्वल है तो इस कंडीशन से y किसके इक्वल आएगा, 3z के। तो y तो मैंने फिक्स कर रखा है 2 है। अब z को कुछ ले लेते हैं, कुछ कि जो सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगी z की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, कुछ अलग लेते हैं। x को 12 लो, x को 12 लिया तो 3 से डिवाइड हुआ, y आएगा 4, तो 12,4 हुआ। क्या हुआ, 12,4 हुआ। तो y यानी 4 है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, हमें 3 से डिविजिबल नंबर चाहिए होगा। 3 से डिविजिबल नंबर लेना पड़ेगा कुछ। 12 ले लूँ इधर, ठीक है। यहाँ पे अगर 12 लिया 36, एक काम करते हैं, अगर मैंने x को 36 लिया तो 36 इक्वल टू 3y, तो y कितना आएगा। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। वैसे 12 लिया तो यानी 36, 12 बिलोंग कर रहा है, तो y को अगर मैंने 12 लिया तो z कितना आ गया 4, यानी कि दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिल गया, y z, यानी y 12 है और z 4, यानी 12,4। अब तुम्हें किसको देखना होगा, पहले और लास्ट वाले को, यानी 36 4 को, और कंडीशन ये लगानी है x यानी 36 3 टाइम्स z, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब है कि x, z बिलोंग नहीं कर रहा होगा। और वैसे भी एक दिमाग लगाओ, तो यानी ये ट्रांसटिप भी नहीं है। तो पहले तो आंसर कर लेते हैं कि r सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, तो r इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसटिप। क्या आंसर हो जाएगा, डी पार्ट। अब एक तरीका सोचते हैं, जैसे आपसे बोला गया था कि जो x है ना वो y का 3 टाइम्स है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। फिर y और z में जब लगाओगे कंडीशन तो y जो होगा, ये x है ये y है, ठीक है, x जो है वो 3 टाइम्स है। ऐसे जब y और z में लगाओगे तो y होगा z से 3 टाइम्स, तो अल्टीमेट x और z में कितने का मल्टीपल हो जाएगा, 9 का। ऐसे दिमाग लगा लो। और सिमेट्रिक में भी डायरेक्ट दिमाग लगाना है तो कैसे लगाओ, अगर x और y में x बड़ा है मान लो, तो क्या y बड़ा हो सकता है, उल्टा, क्योंकि सिमेट्रिक क्या कहता है, उल्टा होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट दिमाग भी लगाना सीखो। उम्मीद है आपको ये लॉजिक अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना फीडबैक कि ये डायरेक्ट समझ में आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब देखो क्या है, सम अदर टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब एक तो ये 3 तो बहुत काम के हैं, बाकी फिर भी कुछ अलग भी आए। एम्प्टी रिलेशन, यानी एक्स वाई में कोई कंडीशन ही ना आ पाए, एक्स वाई में कोई कंडीशन ना आ पाए तो वो कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन। जैसे नल सेट लिखते हैं वैसे ही हम एम्प्टी रिलेशन को लिख दें। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह है। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तरह है कि ओनली, इसमें ओनली वर्ड आ जाएगा। ओनली मतलब सिर्फ a, a बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि रिफ्लेक्सिव में आपने देखा था कि मान लो अगर सेट A है 1 2 3, तो 1 1 2 2 3 3, ये तो कंपलसरी है, लेकिन एक्स्ट्रा में 1 2 आ सकता है रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी कहता है कि ओनली a, a होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3। यानी अगर आइडेंटिटी रिलेशन लिखना है मुझे तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 के साथ कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, आइडेंटिटी में नहीं हो सकता, नाम ही आइडेंटिटी, तो वो वहां पे क्या होगा, सेम रखना है। एंटी सिमेट्रिक बड़ा कंफ्यूजिंग है। सिमेट्रिक याद है आपको, ए बी और बी ए होना चाहिए। ये कहता है इसमें इफ की कंडीशन है, और ये थोड़ा ट्रांजिटिव टाइप है। कैसा है, ट्रांजिटिव। ये कहता है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी ए बिलोंग्स टू आर है, मतलब ये दोनों देखेगा तो ये चेक करेगा कि ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है, अदरवाइज चेक ही नहीं करेगा। अदरवाइज कह देगा भैया एंटी सिमेट्रिक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने एक रिलेशन लिखा मान लो 1 1 2 2 और 1 2, ऐसा लिख दिया मैंने, तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, आप कहोगे सर ये तो ठीक है, ए बी ये है तो इसका उल्टा तो है नहीं, तो ये सिमेट्रिक जो है वो नहीं है। ये जो है वो सिमेट्रिक आपका नहीं है। क्यों नहीं है, ए बी का उल्टा नहीं है। क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, ये पूछा जाए अगर आपसे,
तो सुनो, एंटी सिमेट्रिक क्या कह रहा है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ए बी है एंड बी ए इसका उल्टा, तो हम चेक करेंगे ए इक्वल टू बी। अगर इसका उल्टा नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे और बोल देंगे एंटी सिमेट्रिक है। जैसे ट्रांजिटिव टाइप, कैसा? ट्रांजिटिव टाइप कि ए भी देखेगा बी सी भी देखेगा, उसके बाद चेक करेगा कि ए और सी है कि नहीं है, अदरवाइज वो देखेगा ही नहीं। अगर मान लो सिर्फ ए बी है ट्रांजिटिव में और बी सी है ही नहीं, तो भी वो रिलेशन क्या होता था? ट्रांजिटिव। वैसे ही कुछ है एंटी सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक कहता था कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, नहीं है बी ए तो सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए बी है तो मैं देखूंगा कि बी ए है या नहीं है, अगर बी ए ही नहीं है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ए और बी बराबर है कि नहीं है, वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। वैसे मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी, आप बस सिंपल रखो इसको कि अगर ए बी आ जाए तो बी ए देख लेना है कि नहीं है, अगर है तो वो देखेगा ए और बी बराबर है कि नहीं है, उसके बाद बता देगा एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। अब आते हैं फंक्शंस में, ठीक है, रिलेशन वाला टॉपिक हो गया। अब आते हैं फंक्शंस में। भाई फंक्शन में कैसे करेंगे? फंक्शन को एक सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे एक वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोती है भाई वॉशिंग मशीन, सबको पता है ना, ये वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन में हम कपड़े डालते हैं, सबको पता है, मतलब कपड़े डालने मतलब कुछ हम इनपुट देते हैं। क्या देते हैं? हम देते हैं यहाँ पे इनपुट्स, इनपुट देते हैं और कपड़े फिर धुल के आ जाते हैं, वो हमारा हो जाता है आउटपुट, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, हमने इस वॉशिंग मशीन को कुछ इनपुट्स दिए, यानी कुछ कपड़े इसमें डाल दिए और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ उसका आउटपुट मिल जाता है इनपुट डालने के बाद। अब वॉशिंग मशीन में जो इनपुट्स होते हैं वो तो फिक्स ही होते हैं ना, कपड़े ही डालोगे, ऐसा थोड़ी ना कि रिमोट उठाया और डाल दिया वॉशिंग मशीन में, ठीक है। और अगर हमने ये टी शर्ट फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन में डाली तो टी शर्ट के ही अकॉर्डिंग साफ सुथरी टी शर्ट आ जाएगी, ऐसा तो नहीं कि टी शर्ट डाली और कुछ अलग ही मिल गया, ठीक है, शर्ट मिल गई, नहीं ना। तो इनपुट पे आउटपुट हमारा डिपेंडेंट होता है, ये चीज समझ में आती है। तो ये जो वॉशिंग मशीन है यही समझ लो फंक्शन है, और ये जो इनपुट्स हैं और ये इनपुट्स जो हैं इनको हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। और ये जो आउटपुट होता है इसको हम रेंज बोलते हैं। यानी हमारा रेंज जो है वो इनपुट पे यानी कि डोमेन पे बेस्ड होता है। क्या? जो हमारा रेंज है वो हमारा डोमेन पे बेस्ड होता है, डोमेन से ही हमारा रेंज आएगा, इस चीज़ को समझना है। अब बात करते हैं मैथमेटिकल टर्म में। मैथमेटिकल टर्म में फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं ए एरो बी, जिसमें ए को हम डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन मतलब जो हम फंक्शन को इनपुट देंगे, ठीक है, और जो बी होता है उसको तो हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। और डोमेन को पुट करने से जो आंसर आएगा, यानी कि डोमेन आपने जो इनपुट दिया उससे जो आउटकम आएगा वो हमारा रेंज होता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा एक बेसिक आइडिया लगा कि हाँ फंक्शन में क्या हो रहा होगा, कुछ इनपुट्स होंगे कुछ आउटपुट्स होंगे, इनपुट्स को हम डोमेन बोलेंगे, आउटपुट को रेंज बोलेंगे। मैथमेटिकल टर्म में बात करूं तो ए एरो बी लिखा होगा तो ए को हम डोमेन बोलते हैं, बी को हम कोडोमेन बोलते हैं। चीजें क्लियर होंगी यहाँ तक? डोमेन और रेंज मैंने थोड़ा आपको बता दिया है, लेकिन अब थोड़े एग्जाम्पल समझते हैं डोमेन रेंज। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, और मैंने आपसे कहा चलो बताओ इसका जरा डोमेन और रेंज क्या है। तो जैसे मैंने बोला वॉशिंग मशीन के लिए डोमेन फिक्स होता है, ठीक है, वैसे इस फंक्शन का डोमेन कुछ होगा। तो डोमेन होता क्या है? तो अगर यहां पे मैं नोट करके आपको डोमेन की थोड़ी डेफिनेशन लिखवा दूं, नोट करके लिख लो। नोट, डोमेन होता है द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड होता हो, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन हो गया। क्या हो गया? ये हमारा हो गया डोमेन, ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या होगा भाई? रेंज होगा कि हमने जो डोमेन पुट कर दिया, यानी एक्स की जो वैल्यू पुट करी है उससे जो आउटकम मिलेगा वो हमारा रेंज होगा। क्या बताया मैंने? डोमेन होगा, जैसे मशीन के लिए कपड़े डोमेन है भाई, ऐसे इस फंक्शन में हम एक्स को क्या क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं,
जिससे फंक्शन डिफाइंड रहे, कोई दिक्कत ना है, फंक्शन ये ना बोले कि देखो ऐसा है हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं तीसरा एग्जाम्पल एक और ले लूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मैं एक्स को 1 पुट नहीं कर सकता, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, नीचे 0 है यानी अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये फंक्शन बोलेगा देखो एक्स को 1 मत लेना। समझ में आ रही बात, डिफाइंड का यहाँ पे क्या मतलब है। तो डिफाइंड का मतलब है फंक्शन की जो वैल्यू आए वो डिफाइंड आ जाए, ठीक है। चलो अब मैं आपसे बोलूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है ये आपसे पूछूं तो बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसमें तो एक्स को कुछ भी पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो रख दो, -1 रख दो, +1 रख दो, +2 रख दो। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन है वो आपका हो गया क्या, रियल नंबर। क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, ठीक है। इसका डोमेन जो है वो क्या आ गया, रियल नंबर आ गया, ठीक है। आया समझ में, इसका डोमेन क्या आ गया, रियल नंबर, क्योंकि कुछ भी पुट कर सकते हो। अच्छा रेंज क्या होगा, अगर आपसे मैं बोलूं इसका रेंज क्या है बताओ, इसका रेंज बताओ क्या है। तो रेंज मैंने क्या बताया, रेंज है आपका आउटकम, क्या है आउटकम, यानी एक्स को पुट करने से रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखो -1 रखोगे तो भी +1 आएगा, +2 रखोगे तो 4 आएगा, -3 रखोगे 9, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो क्या 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा, आया समझ में। तो डोमेन क्या है, एक्स की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है, और रेंज क्या है, एक्स को पुट करने से रिजल्ट क्या मिल रहा है। चलो इस पे आते हैं, इसका अगर मैं डोमेन बात करूं, इसके डोमेन की मैं बात करूं अगर आपसे, बताओ तुम लोग ही सोच के देखो डोमेन इसका क्या तुम्हें समझ में आता है, इसका डोमेन क्या लग रहा है तुम्हें, और इसका रेंज तुम्हें क्या लगता है, एक बार सोच के देखो। तो भाई डोमेन जो है, देखो डोमेन क्या है, एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। देखो अगर मैं एक्स को 1 से कम रखना शुरू करूंगा तो नेगेटिव आने लगेगा ना। अगर मान लो मैंने एक्स को 0 रख दिया तो -1 नहीं हो जाएगा। तो जैसे ही 1 से कम रखूंगा, हाँ 1 के आगे रखूंगा तो ठीक है पॉजिटिव मिलेगा, और रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू कुछ ना कुछ दे देगा आंसर, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो प्रॉब्लम है, रियल फंक्शन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है डोमेन में हम एक्स की वैल्यू 1 रख सकते हैं या 1 से ज़्यादा। तो 1 या 1 से ज़्यादा नहीं, 1 से इनफाइनाइट, आप 1 से कम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ये बात समझ में आ रही, ठीक है। रेंज जो है, अब रेंज की मैं बात करूं तो आप सोचो आउटकम क्या आएगा। अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो जब आप सॉल्व करोगे अंदर वाले पार्ट को तो वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव तो आएगी, ये नंबर लाइन है, कितनी पॉजिटिव आएगी। तो भैया एक्स को जितना ज़्यादा बड़ा करोगे 50 रख दोगे तो 50 - 1 49 7 हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू और बड़ा नंबर, तेरी इनफाइनाइट तक जा रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 रखोगे तो 1 - 1 0, तो रेंज आ जाएगी 0 से लेके इनफाइनाइट तक। क्या आप समझ पा रहे हो रेंज कैसे निकला, यानी कि आपने पहले डोमेन डिसाइड करा और डोमेन की वैल्यू को जब पुट करा उसमें और देखा कि हम जब एक्स को पुट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, तो उस रिजल्ट के बेसिस पे उसका रेंज आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो भाई चलो चेक करते हैं इसी बात पे कि कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस ए टू बी, मतलब कुछ कंडीशन दे रखी है ए टू बी में, तो बोला गया है विच ऑफ द अबव रिलेशन आर नॉट फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है ओके। अगर हमारा फंक्शन ए टू बी में है तो ये तो मैंने बता रखा है ना कि ए तुम्हारा डोमेन है और बी तुम्हारा को डोमेन है, ये तो मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। तो चलो मैपिंग करते हैं पहले वाले ऑप्शन की, कि u की मैपिंग है p के साथ, ऐसी आप कर लेना मैपिंग, ठीक है। v की है p के साथ, w की है p के साथ, x की है q के साथ, y की है q के साथ, और z की है q के साथ, ठीक है। ऐसा दे रखा है और बोला गया कौन सा फंक्शन नहीं है। तो यहां पे एक तो आपने फंक्शन समझा था कि यहाँ पे आपने एक फंक्शन समझा था, जो मैं तरीका बताया था आपको कि वॉशिंग मशीन है उसके लिए कुछ इनपुट्स होते हैं। अब एक इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक और चीज़ लिख लो आप लोग फंक्शन के लिए, फंक्शन का एक डेफिनेशन लिख लो मैथमेटिकल टर्म में, क्या, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट की
अपनी एक यूनिक इमेज होगी। मतलब कहने का क्या है कि मान लो अगर A 1 से कनेक्टेड है तो A अब किसी और से कनेक्टेड नहीं हो सकता है, B मान लो 2 से कनेक्टेड है, C 3 से है। हाँ ऐसा हो सकता है कि D भी 1 से हो जाए, क्योंकि D की भी तो एक ही इमेज है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि A 1 से कनेक्टेड है, B 2 से कनेक्टेड है, C 3 से कनेक्टेड है, तो A की कितनी इमेज है? तो बोलोगे सर एक इमेज है। B की कितनी इमेज है? एक है सर। C की कितनी? एक है। D कितनी? एक है। तो वो बात अलग है, दो का एक ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन हमारा रहेगा। फंक्शन में क्या नहीं रहेगा? ये नहीं रहेगा कि अगर A का 1 हो जाए और A का 2 हो जाए, B का मान लो 3 है, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी आप लिख लो डेफिनेशन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करने के लिए कि एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, हर एक एलिमेंट की, ठीक है, समझ रहे हो, अपनी एक यूनिक इमेज होती है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था तुम्हारा, तो आप देख सकते हो इसकी कितनी इमेज है? एक। इसकी कितनी? एक। इसकी कितनी? एक। इसकी एक एक एक, सबकी एक एक है। तो ये भैया फंक्शन है। हमसे पूछा कौन सा फंक्शन नहीं है, देखते हैं। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं। तो U का है P से लिंक, V का है Q से लिंक, W का है R से लिंक, Z का है S से लिंक। ठीक है, और ये सेट A में होता है और ये सेट B में होता है। अब आप देखो A सेट में तो और भी एलिमेंट हैं, U V W Z तो हो गए, X Y भी तो है, इनका तो कोई आउटकम ही नहीं है। और फंक्शन में अगर ये सेट A है डोमेन, तो डोमेन होता ही क्या है फंक्शन में? डोमेन मैंने क्या सिखाया है? x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। अब इन एक्स वाई पे तो कुछ डिफाइंड ही नहीं आ रहा, कोई वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि कोई डिफाइंड नहीं हो रहा है, यानी कि ये गड़बड़ है। ये डोमेन मतलब जो ए दे रखा है डोमेन, तो ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि डोमेन हर एक एलिमेंट की आउटकम आपको नहीं मिल रही है। जबकि डोमेन क्या होता है कि x की वैल्यू पे आउटकम आना चाहिए, यानी इस पे आउटकम नहीं आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसी थर्ड को चेक करते हैं, समझ गए ना? क्योंकि अगर कोई फंक्शन का डोमेन है तो उस पर फिर आउटकम आना चाहिए, नहीं तो फिर वो डोमेन ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखो U का तुम्हारा S है, V का तुम्हारा R है, W का Q है, U का P है। अच्छा U का इधर है, एक मिनट, W का Q है और U का भी Q आ गया। देखो U का, सॉरी एक मिनट, U का S, V का R, W का Q और U का P, W का Q, U का P आ गया। देखो U की यहां पे दो आउटकम आ गए, और मैंने क्या सिखाया था कि एक एलिमेंट के दो आउटकम नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। तो 2 3 2 3 तो एक में दिख रहा है सी ऑप्शन में, बाकी आप फोर्थ को भी देख लेना, उससे भी पता लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे देखते हैं फंक्शन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। अब देखो यहां पे लिखा है एफ एक्स जो है वो एक्स अपॉन मॉड एक्स है। बोला है रेंज बताओ इस फंक्शन की। अब रेंज क्या होता है? आउटकम होता है। तो आउटकम एक तो है ऑब्जर्वेशन से आ जाता है कि भाई चलो एक्स की डिफरेंट वैल्यू पुट कर लो, क्या क्या आंसर आ रहा है देख लो। चलो रखते हैं, एक्स को मैंने 4 रखा तो 4 अपॉन मॉड 4, तो ये 4 1 आ गया। एक्स को मैंने -4 रखा तो -4 का मॉड प्लस ही 4 होता, तो ये -1 आया, 1 आया, -1 आया। चलो मैंने 5 रखा तो 5 अपॉन मॉड 5, तो ये 1 आया। -5 रखा तो -1। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आंसर या तो +1 मिल रहा है या -1 मिल रहा है। और आप रख लो 50 एलिमेंट, तो बाद में आप देखोगे कि आंसर जो है ये तो 1 मिलेगा या -1 मिलेगा। इसका मतलब रेंज में सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2 एलिमेंट्स हो जाएगा। यानी कुछ क्वेश्चंस हमारे रेंज के ऑब्जर्वेशन से ही होते हैं, यानी कि आप x की वैल्यू को पुट करते हो और देखते हो कि अगर x कितना आ रहा है, और x के बाद हम y पे फोकस करते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है? ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो क्या करना होता है कि हमें ये देखना होता है कि हम x को क्या क्या पुट कर सकते हैं, x को क्या क्या पुट कर सकते हैं, और x को पुट करने के बाद आउटकम क्या आ रहा है वो हमारा रेंज होता है। अब देखो कई बार हमारी रेंज जो है हमें समझ में नहीं आती कि सही आ रही है नहीं आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है
इसे और देखो एनडीए में आया हुआ भी है। तो यहां पे अगर मैं एक्स को पुट करूं, हो सकता है आप सोच भी लो कि कहां से कहां तक आंसर आ रहा है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आप नहीं सोच पा रहे हो कि यार इसका आंसर कहां से कहां तक आ सकता है या कितना आ रहा है। बेसिकली रेंज जो है वो आउटकम है। क्या है? रेंज बेसिकली आउटकम है, लेकिन हम नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं। हम ये दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि आउटकम यहां पे कहां से कहां तक जाएगा। आउटकम जो है वो कहां से कहां तक जाएगा, नहीं लगा पा रहे दिमाग। तो क्या करें भाई ऐसे केस में? तो भाई ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक फिक्स मेथड सीखना है। क्या सीखना है? कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उस एफ एक्स को तुम्हें वाई मान लेना है। क्या मान लेना है? एफ एक्स को वाई मान लेना है और x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेना और वहां से y देख लेना कितना है, वही तुम्हारा रेंज होगा। क्या बताया मैंने? कि अगर कोई फंक्शन है तुम्हारे पास एफ एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स को क्या करना है, ठीक है, y लेना है और x की वैल्यू y के टर्म में निकाल देनी है। तो चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y का मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, ये इधर गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उधर करो तो y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। तो x आ गया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1। अगर मैं आपसे y की वैल्यू पूछ रहा हूँ तो हमें पता है y को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या फिर जीरो, यानी माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यही होना चाहिए, बताओ। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अब ये इनइक्वालिटी आ गया, इनइक्वालिटी में वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये पॉजिटिव हो गया। और इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो एक नंबर लाइन लो, यहाँ से y की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ y माइनस 1 को 0 करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही तो होगा। लेस देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव वाला आंसर है, नहीं 0 से 1 आंसर है। और बात समझो, y की वैल्यू 1 आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि नीचे है, नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, यानी ओपन ब्रैकेट में रहेगा, ऊपर क्लोज आ जाएगा। तो 0 से 1 और 1 पे ओपन ब्रैकेट कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। समझ में आया बात? तो रेंज निकालने का मैंने दूसरा मेथड आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है, एफ एक्स को y लेना है, x के लिए y के टर्म में निकालना है और वहां से डिसाइड करना है कि y की वैल्यू क्या है। ठीक है, वहां से आपको डिसाइड करना है y की वैल्यू क्या है। अब देखो एक डोमेन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, फाइंड द डोमेन, और आपको दो फंक्शन दे रखे हैं। तो कभी भी अगर दो फंक्शन दिए जाएं प्लस या माइनस में, तो पहले फंक्शन का डोमेन निकाल लेना, d1 मान लो, और दूसरे फंक्शन का डोमेन निकाल लेना और इनका ले लेना इंटरसेक्शन। क्या ले लेना, इंटरसेक्शन। क्या बताया मैंने, अगर आपके पास दो फंक्शन आ जाएं, क्या आ जाएं, अगर आपके पास दो फंक्शन आ जाए तो उन दो फंक्शन का ले लेना इंटरसेक्शन डोमेन का। ठीक है, वही तुम्हारा फाइनल डोमेन होगा। तो देखो, अगर मुझे रूट 4 माइनस एक्स का डोमेन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अंदर वाले पार्ट को 0 कर दो, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 4 को उधर कर दो, माइनस 4 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वलिटी रिवर्स आ गई, यानी यहाँ से आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 4। x जो है वो आपको लेस देन 4 रखना है, इसका डोमेन तो ये आया। इसका देखते हैं, यहाँ पे है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप इक्वल टू नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि डिवाइड में है और डिवाइड वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, x प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब नंबर लाइन पे क्या आएगा, इसके लिए माइनस 1 और इसके लिए प्लस 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही तो आएगा। देखो ये दो फैक्टर हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1, तुम्हारे क्या हैं, ये दो फैक्टर हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है।
हमें लेना है कॉमन, तो कॉमन कैसे लेते हैं वो सीख लो। कॉमन कैसे लेते हैं सीखो। एक नंबर लाइन लो, तो पहले का आंसर था 4 से कम, तो 4 मान लो यहाँ है, 4 पे डार्क करके ये लाइन बना दी। इसका आंसर है माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से -1, मान लो ये -1 है, तो माइनस इनफाइनाइट से -1, ये सर्किल बनाओ, क्योंकि इस सर्किल को डार्क मत करना क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। फिर 1 से इनफाइनाइट, तो 1 कहीं यहाँ होगा, तो 1 से इनफाइनाइट ये हो गया। तो आप बताओ येलो और व्हाइट कलर कहाँ पे मैच कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों हैं येलो और व्हाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से -1, और -1 पे ओपन ब्रैकेट रखना क्योंकि यहाँ पे ओपन है, यूनियन। फिर 1 से 4 में दोनों हैं, तो 1 पे तो डार्क सर्किल नहीं है यानी ओपन है, यानी 1 पे तो ओपन रखना, लेकिन 4 पे डार्क है, और इसमें तो पूरी वैल्यू जा ही रही है यहाँ तक, तो इसमें तो 4 है ही, तो 4 पे यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज। तो ये आया फाइनल डोमेन। आया समझ में, माइनस इनफाइनाइट से -1, 1 से 4, और ये बहुत आराम से आपको एक एक चीज समझ के करना है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जैसे रिलेशंस के टाइप पढ़े थे वैसे फंक्शंस के। आइडेंटिटी फंक्शन, जैसे अगर y इक्वल टू एक x है, y को हम fx भी बोलते हैं, तो fx इक्वल टू x अगर दे रखा है तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि जितना x रखोगे उतना ही y मिल जाएगा, ठीक है। x को 1 रखोगे तो y 1 आ जाएगा, x को 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन, जैसे मैंने कहा fx इक्वल टू c, यानी x को कुछ भी पुट करा लेकिन आउटकम हमेशा कैसा आएगा, फिक्स आएगा, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल तुमने ऑलरेडी 10th 9th में पढ़ रखा है कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, ये कॉर्टिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम कॉर्टिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन के टाइप हो जाता है। रैशनल, जैसे रैशनल नंबर होते थे 3/2, तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन में क्या हो जाएगा, एक न्यूमरेटर में फंक्शन होगा, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा। बस ये ध्यान रखना डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं रहेगा, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन बन जाता है, दो फंक्शन अगर डिवाइड में लिखे हुए हैं। फिर आता है मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर f(x) इक्वल टू मॉड x लिखा हुआ है, ये होता है मॉडुलस फंक्शन। इसकी अगर बेसिक एग्जाम्पल की अगर मैं बात आपसे करूं, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि -2 बताओ कितना होता है, तो आप बोलोगे 2, 2 बताओ तो बोलोगे 2, सर ये तो 2 ही 2 होता है, ठीक है। लेकिन ये मॉड वर्क कैसे करता है वो समझते हैं। होता ये कि मॉड का जो रूल है वो ये है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हो तो ये जो मॉड है वो पॉजिटिव से ब्रेक होता है। अगर हम x को लेस देन 0 लेते हैं तो ये मॉड -x से ब्रेक होता है। क्या बताया मैंने कि अगर f(x) इक्वल टू मॉड x है, f(x) इक्वल टू अगर मॉड x है, तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी अगर आपने ली तो ये पॉजिटिव से ब्रेक होगा, और अगर आपने x को 0 से छोटा लिया तो -x से ब्रेक होगा, ठीक है। ये रूल है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है। इसका क्या बनाना है, ग्राफ। तो जैसे अगर मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो अगर मैंने x के लिए 1 ली फॉर एग्जाम्पल, तो ये 1 कैसा वैल्यू है, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो मॉड कैसे ब्रेक हो रहा है, x से, यानी 1 पे क्या मिल रहा है आउटकम 1। ऐसी 2 रखूंगा तो 2 मिल जाएगा, 3 रखूंगा 3 मिल जाएगा। अच्छा, मैंने x को अगर -1 रखा, तो x अगर लेस देन 0 पुट करते तो ये -x से ब्रेक हो रहा, तो माइनस, और x को मैंने -1 रखा तो +1, यानी रिजल्ट तो हमें +1 ही मिल रहा है, -2 पे +2 मिल रहा है। तो इसका मतलब, इसका अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो कुछ हमें ग्राफ ऐसा मॉडुलस x का मिल जाता है, ठीक है। तो ग्राफ ये हो गया, ये इसकी अंदर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो होता है, तो ध्यान रखना ये मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। फिर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी f(x) इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में x लिखा होगा, और इसमें होता क्या है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 2 होगा। मतलब अगर ये नंबर लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो लेफ्ट साइड में जो इंटीजर वैल्यू होती है वो आपका आंसर होता है। कोई बोले 2.9 क्या होगा, तो भैया 2.9 इधर है, तो इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या है, 2 है। कोई बोले माइनस का 3.1 क्या है, यहाँ पे गलती हो जाती है, बताना जरा कितना है, सोचो जरा, लगाओ दिमाग, ठीक है, लगाओ दिमाग, ठीक है। तो आप लोग
देखोगे, मान लो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3, यहाँ -4 है, तो -3.1 यहाँ होगा, तो इसके लेफ्ट में इंटीजर कितना है, -4 है, तो ये -4 आएगा। क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, अब आप सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे -7.8 का, जो बच्चे बहुत सीरियसली लेक्चर देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इसके लिए बता देना -7.8 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी क्या। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखो जैसे इसी पे बेस्ड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, क्या लिखा है। एक fn आपको दे रखा है और ये बता रखा है ये जो क्लोज ब्रैकेट है यानी कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और फिर हमें ये निकालना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन जो है जिसमें n की वैल्यू 1 से लेके 1000 है, और यहाँ लिखा है fn। क्या लिखा है, fn। तो अगर ये समेशन 1 से स्टार्ट हो रहा है 1000 से जा रहा है, समेशन का मतलब क्या होता है, इस समेशन का मतलब होता है कि आप n को पहले 1 रख दो, n को 2 रख दो, n को 3 पुट कर दो, n को 4 पुट कर दो, ऐसे कर करके लास्ट में जाके n को 1000 पुट कर दो। यही तो मतलब है इसका। ठीक है, n को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा और 1000। अब हम n को, अब अगर fn हमें ये दे रखा है तो अगर मुझे f1 चाहिए तो n को 1 रख दूंगा, तो 1/4 प्लस 1/1000, 1/4 प्लस 2/, ये 2/1000 हो जाएगा। फिर ऐसी 1/4 3/1000 हो जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में f1000 में क्या आएगा, 1/4 प्लस 1000/1000, ऐसे ही तो आएगा। अब इसको सॉल्व करना, देखने में लग रहा होगा बड़ा कॉम्प्लेक्स, पता नहीं कैसे होगा ये। ठीक है, देखने में लग रहा होगा कि यार कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे समझो, अगर मैं ये लास्ट वाली की बात करूं, 1000 से 1000 कट गया, 1 प्लस 1/4, 1/4 तो 0.25 होता है, तो 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब तो 1 और 2 के बीच में तो आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1। ठीक है, लास्ट वाले का पता लग गया 1 है, इसका मतलब है इसके पहले 1 से ज्यादा वैसे भी नहीं होने वाला। ठीक है, और आगे देखते, इधर देखते हैं, ये 0 पॉइंट समथिंग, ये 0 पॉइंट समथिंग, तो भैया 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। ये भी 0 करके देख लो, ये भी 0, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अब दिक्कत ये है कि क्या ये 0 0 0 इधर तक चलेगा या ये पीछे से 1 1 1 1 आएगा, कहाँ क्या होगा, ये दिक्कत है इसकी। ठीक है, तो आप बताओ, 0 के बाद तो सीधा ही इंटीजर हमारा 1 आता है, और 1 हाईएस्ट है, हमें ये भी पता है। तो 1/4 दिख रहा है हमें, सब जगह है 1/4, तो 1/4 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि रिजल्ट 1 आ जाए। लगाओ दिमाग, तो थोड़ा दिमाग चलाओगे, 3/4 नहीं आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, तो देखो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये देख लो कि बीच में 1/4 के साथ 3/4 कहाँ आ रहा है। अच्छा, किसी को समझ में ना आए, सर मुझे समझ में नहीं आया, कैसे मैं सोचूं, नहीं सोच पा रहा हूं, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। ठीक है, चलो 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है। ओके, तो कितना ऐड कर दूं कि 1 आ जाए। हाँ सर, अब तो दिमाग चल रहा है, 0.75। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डॉट डॉट ऐसी जब करोगे ना, तो बीच में कहीं पता क्या मिलेगा, 1/4 जब 0.75 है ना, यानी 75/1000 कहीं ऐड करो तो आ जाएगा। ओ सॉरी, 750 अपॉन 1000, मतलब ये देखो देखो, 1 के बाद 2 आया, 3 आया, तो कभी 750 तो आएगा ना, तो 750 अपॉन 1000 आएगा, तो इनका सम क्या 1 आएगा। इससे पहले जो हो रहा होगा, इसके पहले, इस टर्म से पहले तो सब 0 ही हो रहा होगा ना, सब 0 चल रहा होगा इसके पहले। क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे, एक बार ऐड कर लो, पहले वीडियो पॉज करके इनको ऐड कर लो जरा, वैसे मैंने करके दिखा दिया, देखो 0 से 0 कटेगा, 0.75 और ये आएगा 0.25, तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है 750 से पहले 749 होगा, तो उनका जो रिजल्ट आ रहा होगा वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, यानी 0। यहां से स्टार्टिंग हुई 1 की। अब इसका मतलब ये है कि आगे 751 होगा तो वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी इसके आगे तो 1 1 चलना शुरू हो जाएगा। तो अब आप ये देख लो, 750 से 1000 जा रहे हो तो कितने टर्म हो गए। किसी को लगेगा सर 250, नहीं 250 नहीं, 251। क्यों,
750 के बाद की बात करूं, यानी 751 से लेके 1000, इसमें है 250 टर्म, लेकिन 750 भी तो काउंटेबल है, तो 251 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 251। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, और लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, उससे मुझे थोड़ा सा समझ रहे हो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि मैं आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तो इसका सॉल्यूशन है। सिग्नम फंक्शन बहुत आसान है, इसके 3 आउटकम होते हैं। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो 1, 0 के बराबर तो 0, और लेस देन 0 पे -1। ठीक है, तो ग्राफ की मैं बात करूं, 0 पे होता है 0, 0 के आगे इसकी वैल्यू होती है 1, और 0 के पहले इसकी वैल्यू होती है -1। और ये मैंने सर्कल डार्क क्यों नहीं करा? क्योंकि 0 पे है 0, जब 0 से कम वैल्यू लेते हो तो -1 मिलता है, और जब 0 से ज़्यादा लेते हो तो +1 मिलता है, और SGN से इसको शॉर्ट में लिखते हैं। समझ जाना कि ये सिग्नम फंक्शन है। ठीक है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन वो होता है कि किसी फंक्शन में अगर हम x को -x से रिप्लेस करते हैं और वो -fx आता है तो वो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मैंने कहा एक फंक्शन है sin x, तो मैंने पूछा कि बताओ ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, क्या ये ऑड फंक्शन है? तो तुम्हें क्या करना है, x को रिप्लेस करना है -x से, तो sin -x, sin माइनस थीटा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एस क्या है fx, तो -fx। यस, तो ये -fx आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन क्या होगा? अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं वो fx आ जाए तो इवन फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो fx अगर मेरा cos x है, तो अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूं तो cos -x, तो वो cos x होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, यानी ये fx आ गया। तो ऐसा फंक्शन कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ठीक है, आगे देखो तो एक एनडीए में क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। ln मतलब लॉग जो होता है, नेचुरल लॉग, दिस दे रखा है और बोला गया बताओ ये फंक्शन क्या है, इवन ऑड क्या है? तो fx इक्वल टू अगर हमें दे रखा है ln स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x को -x से रिप्लेस करूँ, क्योंकि मुझे अगर फंक्शन इवन या ऑड चेक करना है तो मुझे अपने x को रिप्लेस किससे करना पड़ेगा? -x से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ln ब्रैकेट x को अगर -x से रिप्लेस करा यहाँ, तो x को अगर -x से रिप्लेस कर दिया तो ये प्लस ही होगा, लेकिन यहाँ -x रखोगे तो +x हो जाएगा। ठीक है, यानी ln स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ प्लस का x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये प्लस का x हो गया। अब आपको देखने में लगेगा सर ये जो फंक्शन आया है ना तो इसके बराबर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, ना ये माइनस टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, और ये गलती हो जाती है, और देखो इसलिए एनडी में पूछ लिया है। ठीक है, और देखने में एक्चुअल में ऐसे लग रहा है, लेकिन तुम्हें अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें कुछ और रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे? अभी हमारे पास ऐसा रिजल्ट है ये। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ रैशनलाइज, यानी कि इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखना क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा। बताओ, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ऊपर क्या लग जाएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, तो कितना आ जाएगा? a का स्क्वायर यानी रूट हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में ये है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x, ये कट गया, ln आ गया 1/√x² प्लस 1 माइनस का x। अगर ये 1 है, अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल हटाना है तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है, अब ये लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये सेम फंक्शन नहीं आ गया? बस माइनस टाइम्स आ रहा है, यानी कि ये -fx आ रहा है, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कुछ याद रखने पड़ते हैं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं भाई? पीरियोडिक फंक्शन ये है किसी इंटरवल के बाद वो रिपीट हो जाएं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि fx अगर मेरा साइन थीटा है या साइन x है, तो अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं पाई प्लस x से, तो यानी ये साइन पाई प्लस x हो गया। ठीक है, ये 2 पाई कर देते हैं, 2 पाई, तो आप बताओ साइन 2 पाई प्लस x यानी कि
360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कन्वर्जन नहीं होगा, क्या वो साइन एक्स हो जाए? यानी देखो वापस वही आ गया इस इंटरवल पे। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? एफ एक्स इज अ पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर टी सच दैट एफ एक्स प्लस टी वापस किसके बराबर आ जाए? एफ एक्स के बराबर आ जाए, यानी किसी इंटरवल के बाद फंक्शन वापस आ जाए, तो वो कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और वही उनका कहलाता है पीरियड, यानी कि साइन एक्स जो है आप देख पा रहे 2 पाई के बाद रिपीट हो जा रहा है, 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है। कितना है? ये सिंपल ध्यान रखो, रटना क्या है, जब भी फंक्शन रिपीट हो जाए, जिस स्मॉलेस्ट वैल्यू पर रिपीट हो जाए, स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव वैल्यू के, पॉजिटिव वैल्यू लेना, ठीक है, स्मॉलेस्ट भी होनी चाहिए, पॉजिटिव भी लेना है, ठीक है, और जिस पे वो फंक्शन रिपीट हो जाए तो वो कहलाएगा पीरियोडिक फंक्शन, और वही उसका पीरियड कहलाता है। अब इस पे ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा था एफ एक्स इक्वल टू एल एन, ब्रैकेट में है 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और बोला गया है कि इसका पीरियड बताओ। तो साइन एक्स का तो मैंने बता दिया 2 पाई से आ जाता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो तुम एक बार ट्राई कर सकते हो पाई प्लस एक्स रख के भी। तो एल एन 2 प्लस साइन स्क्वायर पाई प्लस एक्स, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या ये एल एन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया? क्या ये वापस फंक्शन आ गया? तो यानी किस वैल्यू पे वापस आ गया? पाई पे आ गया, पाई प्लस एक्स पे, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई। तो आपको ये ढूंढना है, अभी लॉजिक लगा लेना भाई, पाई बाई 2 में तो कन्वर्जन हो जाता है, तो सॉल्व करने में मुश्किल होगा, तो पाई और 2 पाई पे ट्राई कर लिया करना, ठीक है। 1 1 फंक्शन, नाम ही है 1 1, यानी एक एलिमेंट का एक ही आउटकम आएगा, यानी ए का अगर 1 है, बी का 1 है, सी का 3 है, तो एक एक एलिमेंट का एक एक आउटकम आता है। तो आप चेक करोगे फंक्शन में, जैसे मान लो मैं एक फंक्शन दे दूं एफ एन एरो एन और एफ एक्स दे दूं एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो आप देखोगे कि इसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो 1 पे मिलेगा 1, 2 रखा 4, 3 रखा 9, अच्छा ठीक है, तो ये 1 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको देख लेना होता है 1 1। ऑन टू क्या होता है? मैनी वन, मैनी वन में है कि दो एलिमेंट के सेम आउटकम आ जाएं, जैसे कि मैं बताता हूं, एफ अगर मैंने दे दिया आर टू आर और फंक्शन वही दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो अब क्या होगा? आर टू आर का मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो 1 पे भी 1 मिल रहा है और -1 पे भी क्या मिल रहा है? +1 मिल रहा है। 2 पे 4 मिलेगा तो -2 पे भी 4 मिलेगा, समझ रहे हो? तो यहां पे क्या हो गया? ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये क्या हो गया? मैनी वन हो गया, यानी दो एलिमेंट का सेम आउटकम आ रहा है। डिफरेंस समझ में आ गया? 1 1 में 1 1 में एक ही आउटकम रहता है, मैनी वन में दो एलिमेंट के या 3 एलिमेंट के सेम आउटकम हो सकते हैं। ऑन टू, अगर फंक्शन हम ए एरो बी लिखते हैं, ए क्या होता है? डोमेन, बी क्या होता है? कोडोमेन। ऑन टू फंक्शन वो होता है जब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होता है। तो यानी किसी भी फंक्शन का अगर आपको ए एरो बी लिखा है, पहले कोडोमेन देख लेना, और रेंज निकालना मैंने सिखा दिया है, रेंज निकाल लेना। रेंज कैसे आता है? एक तो हिट एंड ट्रायल से आ जाता है कि भैया एक्स को रखा क्या क्या आ रहा है, दूसरा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एफ एक्स को वाई लेना होता है और एक्स के लिए वाई के टर्म में निकाल के वाई निकाल लेना। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो तुम्हारा इन टू हो जाएगा। तो ठीक है, क्या हुआ? मतलब जो फंक्शन 1 1 नहीं हो रहा था वो मैनी वन, जो फंक्शन ऑन टू नहीं हो रहा है वो इन टू, ठीक है। अच्छा, 1 1 का एक नाम भी होता है, मैं इधर लिख देता हूं। 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं। और ऑन टू को लिख लो सरजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। 1 1 को इंजेक्टिव, ऑन टू को सरजेक्टिव। और जो दोनों होता है, यानी ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसा फंक्शन कहलाता है बाइजेक्टिव, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं। एफ एक्स हमें दे रखा है मॉड एक्स। पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें कि इसका आंसर क्या है। बोला था एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, यानी नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जेड डिनोट ऑल इंटीजर्स, ठीक है, जेड ऑल इंटीजर है। तो बोला 1 1 ऑन टू है या नहीं है? देखो
अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 मिलेगा। जेड क्या है, ऑल इंटीजर है ना, -1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, यानी आउटकम तो दो एलिमेंट पे सेम आ रहा है, यानी 1 पे भी 1 आ रहा है, -1 पे भी 1 आ रहा है, यानी 1 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, ठीक है। अब मैंने 2 रखा तो 2 आ रहा है, -2 रखा तो 2 आ रहा है, इसका मतलब आउटकम जो आ रहा है, यानी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसी 3 आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो आउटकम यानी ये रेंज हो गया। और इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी n है, और n ही है होता है ना, 1 2 3, 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर है ना। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज तो बराबर है, तो ऑन टू तो ये हो जाएगा। तो 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। इसमें लिखा है नॉट 1 1, एक मिनट, हाँ वही मैंने बोला, नॉट, सॉरी मैंने बोला सही लेकिन टिक गलत कर दिया। मैंने बोला था इसमें 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ऑन टू है, तो 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1, बी पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। उल्टा टिक हो गया गलती से। चलो नेक्स्ट देखो, इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन, वैसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। इनवर्स फंक्शन की एक कंडीशन याद रखना है, इनवर्स फंक्शन तभी पॉसिबल होता है जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है, तभी उसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल होता है। अब बात करता हूं कि इनवर्स फंक्शन आता कैसे। जैसे मैं आपसे कहूं एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मुझे इसका इनवर्स फंक्शन निकालना तो बहुत आसान है, एफ एक्स को वाई ले लेना और एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल देना, यही तुम्हारा जो आया ना ये वाई के टर्म में, यही तुम्हारा एफ इनवर्स हो गया, ठीक है। और y को बाद में x से रिप्लेस कर देना, बन गया इनवर्स फंक्शन, काम खत्म। क्या बताया, जैसे रेंज निकालते हैं वही तरीका है, समझ लो कि अगर एक तो इनवर्स फंक्शन पूछे तो समझ जाना इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए एफ एक्स को y लेना है, x के लिए y के टर्म में निकालना है, वही तुम्हारा इनवर्स फंक्शन होता है, बाद में y को रिप्लेस कर लेना। और कंडीशन क्या है, 1 1 ऑन टू दोनों फंक्शन होने चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, एफ एक्स दे रखा है x - 2 अपॉन एक्स प्लस 2, एन डी में देखो आया हुआ है, बोला एफ इनवर्स एक्स बताओ, तो एफ एक्स को वाई लिया, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू -2 - 2y, एक्स वाई माइनस 1 -2 - 2y, तो x आ जाएगा -2 - 2y अपॉन y माइनस 1, तो ये तुम्हारा f इनवर्स y हो गया। y को अब x से रिप्लेस कर दो, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है देख लो, x माइनस 1, इसमें देखो -2 अगर कॉमन ले लूं तो 1 + x हो जाएगा, और ये x माइनस 1 है, अगर माइनस को नीचे दे दूंगा तो क्या 1 - x से हमारा d पार्ट आ जाएगा क्या, चेक कर लो आप लोग, माइनस को अगर मैं नीचे दे दूं तो क्या आंसर हमारा d पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वही एफ इनवर्स हो गया। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि जब एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन को मिक्स कर दूं, मतलब, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज फॉर्म्ड व्हेन वन फंक्शन इज अप्लाइड टू अनदर फंक्शन। मान लो एक एफ एक्स दे रखा है और एक जी एक्स दे रखा है, अब मैं एफ एक्स को इस पे इम्पोज कर दूं जी एक्स पे, या जी को एफ पे इम्पोज कर दूं, तो उसको मतलब या तो फॉग एफ ऑफ जी एक्स बोलूंगा या फिर जी ऑफ एफ एक्स बोलूंगा। मतलब क्या, मैंने क्या करा, एफ वाले फंक्शन में जी डाल दिया, या फिर जी वाले फंक्शन में एक्स की जगह एफ एक्स को इम्पोज कर दिया, तो ये तो फॉग मिल जाएगा, या एफ ऑफ जी एक्स को एफ ऑफ जी लिख देते हैं ऐसे, और जी ऑफ एफ एक्स को हम जी ओ एफ लिख देते हैं, तो फॉग या फिर एफ ऑफ जी एक्स एक ही बात है। इसमें हुआ क्या है, अगर एफ ऑफ जी एक्स की बात करें तो हियर जी एक्स इज अप्लाइड फर्स्ट, ठीक है, द रिजल्ट जी एक्स इज यूज्ड एज द इनपुट ऑफ एफ एक्स, यानी देखो एक्स क्या होता है, इनपुट होता है, तो एक्स की जगह मैंने जी एक्स को यूज करा है तो बना है फॉग, ठीक है। तो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन हमें मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कंपोजिट फंक्शन पे, और ये शायद से लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर दी एंड, ठीक है। देखो एक एफ एक्स दे रखा है, एक जी एक्स दे रखा है, और बोला है फॉग जो है ना,
वो गॉफ के इक्वल है। तो फॉग का मतलब मैंने क्या बताया, एफ ऑफ जी एक्स। गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ में जो एक्स है उसको रिप्लेस करना है जी एक्स से। एफ में जो एक्स है वो किसको रिप्लेस किससे करना है, जी एक्स से। तो कितना आ जाएगा, 4 एक्स को रिप्लेस कर दो जी एक्स से, जी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, जी वाले फंक्शन में जो x है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, एफ एक्स से। g वाले फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करना है, एफ एक्स से। तो यहां पे भी x की जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स। तो k एफ एक्स प्लस का 2, चेक करो ऐसे ही आएगा, देख लो इतना। अब 4 जी एक्स की वैल्यू कितनी है, के एक्स प्लस 2, के एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 1 प्लस का 2। तो ये आ गया 4kx, 4 इंटू 2 8 प्लस 1, 4kx प्लस का k प्लस 2, 4kx कट गया, 9 इक्वल टू k प्लस 2। तो क्या k की वैल्यू 7 आ जाएगी, ए पार्ट आया समझ में। बस ये था रिलेशन फंक्शन। उम्मीद है आपको इतने क्वेश्चन से और जो मैं थ्योरी करवाई उससे बहुत कुछ क्लियरिटी आई होगी इस चैप्टर की। कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना, बड़ी मेहनत से वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, उसकी प्लानिंग भी करनी पड़ती है पूरी, ठीक है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और बाकी जो भी आपकी रिक्वेस्ट है सब लिख देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।